प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं की होम साइंस। ये चैप्टर 17 है जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बचत तथा विनियोग के बारे में। इससे पहले का चैप्टर आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप चैनल को ओपन कर और आप प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो मेरा चैप्टर है 17वां, उसका नाम है बचत तथा विनियोग। तो सबसे पहले हम बचत के बारे में जानें। बचत को अंग्रेजी में सेविंग कहा जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को देखें हम। देखिए, बचत वह धन है, बचत जो है वह धन है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उतना ही उपयोग नहीं किया जाता जितना कि भविष्य के उपभोग के लिए जानबूझकर अलग रखा जाता है, उसे बचत कहते हैं। देखिए, होती क्या है कि बचत में हम लोग वर्तमान समय में उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना कि हम भविष्य के लिए उसको बचा कर रखते हैं, और वो जानबूझकर रखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम पर ये चीज़ें वो चीज़ें करनी है ना, जहाँ पर कि हमको पैसे का इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए पहले से ही हमको बचत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि बचत वैसा धन है जो कि वर्तमान में हम चीज़ों को उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करके हम भविष्य के लिए उसको क्या करते हैं, उपभोग करते हैं, यानी उसको जमा करके रखते हैं हम, है ना, जानबूझकर उसको अलग रखा जाता है, यानी बचत उसी को कहते हैं। चलिए, अब हम लोग इसके अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, विनियोग। जैसा कि मेरा चैप्टर ही था बचत तथा विनियोग, तो बचत के बारे में हम जान गए। अब विनियोग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट। देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है विनियोग का परिभाषा बताएं, तो आप इसका परिभाषा दे देंगे। तो देखिए, विनियोग होता है कि जिस बचत राशि पर ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे विनियोग या निवेश कहते हैं। देखिए, विनियोग को एक नाम से और हम लोग जानते हैं निवेश, जिसको कि अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो पैसे को जो हम बचाते हैं, बचत तो हम समझ गए कि भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं पैसे को, क्योंकि आने वाले टाइम पर उसको कुछ जगहों, अच्छे जगहों पे उसको खर्चा किया जाए। उसके लिए पहले से ही हम लोग प्लानिंग लेकर के चलते हैं, ऐसा कि जब तक हम बचत नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे जो मुझे बड़ा कुछ करना है वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास पैसे होंगे। उसके लिए पहले से ही प्लानिंग लेकर के चलना पड़ता है, बचत को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम जो बचत जो हम करते हैं उस राशि को ब्याज अथवा प्रीमियम के रूप में प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विनियोग या निवेश कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे उस बचत को निवेश करना चाहिए। चलिए देखिए, धन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए यानी विनियोग करने के लिए, या फिर कह सकते हैं निवेश करने के लिए बहुत से माध्यम या मार्ग उपलब्ध है, जैसे बैंक, डाकघर, जीवन बीमा, भविष्य निधि इकाइयाँ, जैसे कि इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि यूटीआई है, साथ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर तथा ऋण पत्र आदि। तो ये सभी क्या हैं, विनियोग करने के ये सब रास्ते हैं, मार्ग हैं, माध्यम बोल सकते हैं, जहाँ पे हम पैसों का क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी निवेश करते हैं। निवेश उसी पैसों को किया जाता है जो हम भविष्य के लिए जो बचत करते हैं, उसी बचत को हम लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो सारा कंडीशन, सारा फंडा आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए ये जान लें कि विनियोग के अन्य साधन के बारे में, कि विनियोग के और भी कई ऐसे साधन हैं इसके अलावे, जो बैंक वगैरह ये सब, डाकघर ये सब, जीवन बीमा, इन सारी चीज़ों को छोड़कर भी और भी विनियोग के अन्य साधन हैं। देखिए, सहकारी संस्थाएं। देखिए, होती क्या है कि कुछ व्यक्ति द्वारा निवेश की गई धनराशि हिसाब से क्या होती है,
आपस में बांट लेना, ये होती है सहकारी संस्थाएं। इस संस्थाओं में क्या होती है कि कुछ व्यक्ति एकजुट होकर उसके द्वारा जो निवेश की गई राशि होती है उस धनराशि को बराबर बराबर हिस्सों में हिसाब से क्या होती है आपस में बांट ली जाती है। तो ये भी एक साधन है विनियोग का। साथ ही आपके सामने देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बॉन्ड्स, है ना। ये सरकारी गैर सरकारी होती है, जिसमें क्या होती है कि राशि एक निश्चित समय के लिए जमा रहती है परंतु सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। बॉन्ड्स में क्या होती है कि ये सरकारी भी हो सकती है या गैर सरकारी, परंतु इसमें क्या होती है कि राशि एक निश्चित समय के लिए जमा रहती है। एक टाइमिंग उसके ऊपर हम लोग निर्धारित कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए इसमें पैसे क्या होंगे, जमा रहेंगे, परंतु इसकी सुरक्षा की कोई भी गारंटी नहीं रहती है। अब चलिए इसकी तीसरा पॉइंट को देख लेते हैं कि लोक भविष्य निधि। इसमें क्या होती है कि तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक चुनकर जमा की हुई राशि 15 वर्ष की अवधि में ब्याज सहित मिल जाती है। देखिए लोक भविष्य निधि में क्या होती है, या तो तिमाही या फिर छमाही या फिर वार्षिक के अनुसार से चुन कर जमा की हुई राशि जब हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसी समय हमको ये चुनना पड़ता है कि हम तिमाही में या फिर छमाही या फिर वार्षिक में उसको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ता है। साथ ही 15 वर्ष की अवधि में जो हमें पैसा रिटर्न मिलता है वो ब्याज सहित मिलता है। ठीक है, अब आपके सामने चौथा पॉइंट है लॉटरी चिट व्यवस्था। इसमें भी हम लोग पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लॉटरी वगैरह बहुत सारे आप जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, अपने पैसे को लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे हमको क्या होती है, पैसे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी पैसे का डूबने का चांस रहता है, रिस्क है वहाँ पे। और यदि आपका लगा तो बहुत सारे पैसों का आप अर्जित कर पाएंगे। फिर आपका है कि पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग सोना खरीदने में लगा देते हैं, ज़मीन खरीदने में पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मकान में निवेश कर देते हैं बनाने में। तो इन सारी जगहों पर पैसे का निवेश करके आने वाले टाइम पे अच्छे खासे पैसे का क्या करते हैं, वहाँ से अपना अर्न कर पाते हैं। तो चलिए फिर इसका छठा पॉइंट है कि अंश तथा ऋण पत्र। देखिए ये क्या होती है कि शेयर की कीमत बाज़ार में घटती बढ़ती रहती है और इनका खरीद व बेच स्टॉक या शेयर के आधार पर की जाती है। अब चलिए अगला है, देखिए अब इतनी सारी बातों को जानने के बाद अब एक बात निकलकर सामने आती है कि विनियोग का माध्यम जो है वो चुनने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। विनियोग का जो माध्यम है वो 3 भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है जोखिम, कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पैसे का निवेश करने पे मुझे जोखिम उठानी पड़ती है, यानी रिस्क लेना पड़ता है ना। बड़ा रिस्क होता है वैसे जगहों पे पैसे का इन्वेस्टमेंट करना। परंतु एक बात तो है, रिस्क है, शायद अगर लक लगा तो पैसे का बहुत सारा उपयोग वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे हैं माध्यम जहाँ पे कि पैसों की बिल्कुल गारंटी होती है सुरक्षित रहने का। दूसरा हो गया ये, पहला जोखिम, दूसरा सुरक्षा और तीसरा है कर बचत। ठीक है, तो अब आइए आपके सामने अगला टॉपिक है बचत की आवश्यकता। बचत की आवश्यकता, तो चलिए इसके बारे में भी समझते हैं कि मुझे बचत करने के बाद क्या फ़ायदा होता है, क्यों करना चाहिए मुझे बचत, इसकी क्या आवश्यकता है, बचत करने की क्या आवश्यकता है, क्या मुझे बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्या करना ही चाहिए। ऐसे सवालों को समझने के लिए आइए कुछ पॉइंट के माध्यम से हम समझते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखी हुई है
देखिए, कभी कभार क्या होती है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या फिर दुर्घटनाएं आती हैं जिससे कि हमारे साथ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उस समय हमारी हालातें बहुत ही गंभीर हो जाती है। वैसे में क्या होती है कि जो हम बचत करके रखते हैं पहले से, वो बचत की हुई पैसे हमें ऐसे सारे समस्याओं में हमें काम दे देती है। दूसरा पॉइंट है आपके सामने संपत्ति की हानि, जैसे कि गृह दहन यानी घरों में आग लग जाती है, साथ ही चोरी होना आदि। तो बचत हमें इस टाइम पे मदद करती है, बहुत मदद करती है। बचत जो हम लोग करके रखते हैं पहले से, इस ऐसे सारे समयों में हमें बहुत काफ़ी मदद करती है। क्योंकि कभी कभार क्या होती है, किसी कारणवश घरों में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो बचत की हुई जो राशि होती है वो इसी टाइम पे हमको बहुत मदद करता है वो। तो इसीलिए यह बचत जो है आवश्यक बन जाता है। अगला पॉइंट है कि बीमारी, बच्चों के लिए शिक्षा, बच्चों का विवाह। तो देखिए, तो अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि बचत करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यकता है। ठीक है ना। कभी कभार क्या होती है, हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोगों को ऐसे खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको कि बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और बड़ा दूर दराज के डॉक्टरों के पास जाने का सलाह देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, ऐसे डॉक्टरों के पास चले जाइए तो ये पेशेंट शायद ठीक हो सकता है। तो ऐसे सारे मुसीबतों में ये हमारी जो बचत की हुई जो राशि होती है वो हमें मदद करती है। बच्चों की शिक्षा के लिए पहले से ही हम लोग प्लानिंग लेकर के चलते हैं कि बच्चे को 5 साल बाद, 10 साल बाद हमको ऐसे सारे इंस्टीट्यूट में हमको एडमिशन करवाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के पहले से ही प्लानिंग लेकर के चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमको बचत करने की बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही बच्चों का विवाह करना, तो ये सारी चीज़ पहले से ही हम लोग माइंड सेटअप करके रखते हैं, वैसा प्लानिंग लेकर के चलना पड़ता है हमें। तो उस हिसाब से हम लोग अपना बचत कर पाते हैं प्लानिंग के हिसाब से। फिर आपके सामने अगला पॉइंट है सेवानिवृत्ति। देखिए, ये हो गया रिटायरमेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बचत जो है सो रिटायरमेंट जब वो काम करने के लायक, अब वो उसका शरीर काम करने के इच्छुक नहीं हो पाता है, अब उसका शरीर जवाब दे देता है, यानी कि वो अब रिटायरमेंट हो जाता है, उसका उम्र रिटायरमेंट का हो जाता है। तो वैसे सारे समयों में अब वो काम नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे उसका जो बचत किया हुआ जो पैसा है वही काम उसको उस टाइम पे करता है। तो लोग अपना रिटायरमेंट का उम्र के हिसाब से भी अपना क्या करता है, पहले से ही बचत करके रखता है कि आने वाले टाइम पर जब हमारा एज रिटायरमेंट का हो जाएगा तो उस टाइम हम जब काम नहीं कर सकेंगे तो यही पैसा हमें मदद करेगा। फिर अगला है पॉइंट कि अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। देखिए, यहाँ पे तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना कि बचत क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों आवश्यकता है हमें बचत करना। साथ ही और भी बहुत सारे लोगों का मकसद हो सकता है बचत करने के पीछे कि क्यों आखिर मैं बचत करूं, इससे क्या फ़ायदा है। तो लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, बचत करने के पीछे कुछ अलग अलग प्लानिंग हो सकती है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी बचत करते हैं। साथ ही देखिए क्या है अगला पॉइंट कि परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए इत्यादि, है ना। हमारे परिवार में जो दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो कि उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे डिमांड बढ़ रहे हैं, है ना, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। तो इन हिसाब से भी हम लोग बचत के पीछे ध्यान देते हैं। तो बचत की परिभाषा हमने पहले ही पढ़ चुका। चलिए, अब आपके सामने अगला जो टॉपिक है वह है बचत का महत्व। देखिए कि आखिर बचत से करने के बाद क्या महत्व है या फिर क्या लाभ है। देखिए, आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बनना। आर्थिक रूप से क्या होती है, जब हम बचत करके रखते हैं उसका आने वाले टाइम पर लाभ यही होता है कि आर्थिक रूप से क्या होती है, अधिक आत्मविश्वासी हम अपने आप में बन पाते हैं। अंदर से गजब का फीलिंग्स आता है जब हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट होता है, अच्छा खासा
अमाउंट होता है तो आर्थिक रूप से हम अपने आप में आत्मविश्वासी बन पाते हैं। ज़रा सा भी हमें कोई दिक्कतें नहीं होती है कुछ काम को करने के लिए जहाँ पे पैसों का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, तो क्योंकि हम पहले से ही ऐसी ऐसी प्लानिंग लेकर के चलें, उसके हिसाब से हम बचत करके चले थे, तो आने वाले टाइम पर आर्थिक रूप से हमें कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर के, आत्मविश्वास बन कर के हम रहते हैं खड़े। साथ ही दूसरा पॉइंट है कि यदि हम बचत करते हैं तो उसका लाभ है कि हिम्मत से भविष्य का सामना कर पाते हैं हम, है ना। हिम्मत से हमें एक अंदर से हिम्मत मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि भविष्य में कोई भी काम पड़ जाए तो उसका सामना हम बिल्कुल भली भांति कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और इसकी प्लानिंग पहले से करके हम चले थे। तो ये सब चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, फिर आपके सामने अगला पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार लाना आदि। जब हम बचत करते हैं इसके लाभ कई सारे हो सकते हैं, लोगों के हिसाब से अलग अलग, लेकिन ये कुछ कॉमन बातें हैं आपके सामने। होती क्या है कि हमारा जो जीवन स्तर है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार ला सकते हैं हम अपने जीवन स्तर को, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो जीवन में तो सुधार ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, हम पहले से प्लानिंग लेकर के चले थे, पैसों को बचा करके चले थे। तो कभी कभी लोगों के साथ ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि उस टाइम पे पैसे नहीं होते हैं, उसकी दिनचर्या सही नहीं रह पाती है, जीवन स्तर सही नहीं रहता है। लेकिन अगर बचत किया हुआ पैसा है पहले से तो आने वाले टाइम पे वही हमको बहुत ही लाभ देता है। तो कुछ ऐसी 3 मुख्य बातें थी जिसको हमने जाना बचत का महत्व और लाभ के बारे में। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे अब। तो चलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अब आपके सामने अगला टॉपिक है संचय, जिसको कि हम लोग संग्रह या ढेर भी कहते हैं। देखिए, ये संचय क्या है, परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, संचय की परिभाषा दें या संचय क्या है ऐसा करके। देखिए, संचय जो है उन धनराशि को कहा जाता है जो क्या करते हैं हम लोग संदूक में, ज़मीन में गाड़कर अथवा आभूषण बनवाकर या फिर तिजोरियों में बंद करके रखी जाती है। इससे क्या होती है कि मूलधन में कोई वृद्धि नहीं होती, यह उतना का उतना ही रहता है, उसे ही संचय कहते हैं। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा करके ये करते थे। वो क्या करते थे, अपनी धनराशि को संदूक में बंद करके रखते थे या फिर ज़मीन में गाड़ करके रखते थे या फिर आभूषण बनवा लेते थे सोने के, है ना। तो आभूषण बनवा करके रख लेते थे या फिर तिजोरियों में बंद करके रख देते थे अपने धन को। तो देखिए, इन सारे विकल्प को अगर चुनकर हम किसी एक विकल्प पे पैसों का अगर धनराशि जमा करते हैं तो फिर क्या होगी, इससे जितना मैंने जमा किया उतना का उतना ही पैसा रहता है मेरे पास। इसी को संचय कहा जाता है। संचय को संग्रह भी कहते हैं। संग्रह मीन्स ढेर, आप जानते भी हैं कि किसी भी चीज़ों को अगर एक जगह जमा किया जाए, एकत्रित किया जाए, वो एक ढेर का रूप ले लेता है ना। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल है और आप इन सारी चीज़ों को पहले से भी जान रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नया मेरे सामने कुछ ऐसा चीज़ आ गई, है ना। तो आप बिल्कुल, आपके परीक्षा में यदि आ जाए संचय क्या है या संचय से आप क्या समझते हो, तो आप बिल्कुल भली भांति आप अपना जवाब अपने शब्दों में दे सकते हैं। चलिए, अब देखिए आपके सामने अगला टॉपिक है बचत तथा विनियोग की सुविधाएं। बचत तथा विनियोग की सुविधाएं। हमने बचत भी पढ़ा और विनियोग भी पढ़ा। इसकी क्या सुविधाएं हैं आइए जानते हैं। देखिए, पहला है डाकघर। आप डाकघर के बारे में अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। देखिए, डाकघर क्या है, एक सरकारी संस्था है। डाकघर एक सरकारी संस्था है। डाकघर योजनाएं जो है ये बैंक योजनाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। हमारे बैंक की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से काफ़ी मिलती जुलती है डाकघर की योजनाएं, और ये एक सरकारी संस्थान है। जैसे आइए इसमें हम लोग जानते हैं कि इसके कई सारे ऐसे
इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने की ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं, जहाँ पे हम पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। डाकघर बचत खाता, देखिए डाकघर बचत खाता के अंतर्गत हम लोग पैसों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डाकघरों में। दूसरा है डाकघर सावधि जमा योजना। ये सारे क्या हैं, इसकी योजनाएं हैं जो कि डाकघर के द्वारा ये सब चलाई जा रही, सरकार के द्वारा ये सभी योजनाएं हैं। इन सारी योजनाओं में क्या करते हैं, पब्लिक पैसे जमा करते हैं, लोग पैसे जमा करते हैं इसमें अपने बचत के लिए, ठीक है। तीसरा है आपके सामने कि रिकरिंग डिपॉजिट खाता। देखिए इसमें क्या है कि 5 वर्षीय आवर्ती जमा योजना, 5 सालों के लिए लोग ले लेते हैं इसको, रिकरिंग डिपॉजिट खाता। अगला है आपके सामने मासिक आय योजना, जिसमें कि मासिक जमा होता है। 5वां है किसान विकास पत्र। 6ठा है आपके सामने 15 वर्षीय जन भविष्य निधि। ये सब अलग अलग योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो मुझको, और प्रत्येक योजना का अलग अलग फंडा है, सबका टर्म कंडीशन अलग अलग है, पैसों का जो इन्वेस्टमेंट होता है, फिर उससे कितना हमें इंटरेस्ट सहित मिलने वाला है, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग क्राइटेरिया बंधी हुई है। तो लोगों को जो कंफर्टेबल बुझाता है उसमें लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो ये सारे कुछ डाकघर के द्वारा चलाई जा रही ये सब योजना का नाम है। आपके सामने 6ठा था 15 वर्षीय जन भविष्य निधि। 7वां है सामान्य प्रोविडेंट फंड। 8वां है राष्ट्रीय बचत योजना खाता। फिर देखिए आपके सामने आगे है 9वां राष्ट्रीय बचत पत्र, और 10वां है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी, सेवानिवृत्त का मतलब जो रिटायरमेंट होते हैं जो लोग, तो वैसे सारे लोग सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना। तो ये सभी जो है सो कुछ योजना का नाम था जो डाकघर के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें लोग अपने अनुसार जो उसको कंफर्टेबल बुझाता है उसमें लोग क्या करते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो अंततः ये बातें निकल करके आती है कि अतः डाकघर कई योजनाएं चलाता है, इसीलिए परिवार अपनी सुविधा के लिए, अपने सुविधा के अनुसार इनमें से एक को चुन सकता है। जितना हमने पढ़ा, 10 के 10 योजनाओं के बारे में हम लोगों ने जाना, और आने वाले टाइम पर कई सारे ऐसे योजना चलती रहती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने अनुसार से, अपने सुविधा के अनुसार से किसी एक योजना को चुनकर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए अब हम बैंक के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने डाकघर के बारे में जाना था, अब बैंकों के बारे में जानते हैं। देखिए दूसरा है आपका बैंक। बैंक वह संस्थान है जहां रुपयों का लेन देन होता है। आप जानते होंगे बैंकों में क्या करते हैं हम लोग, रुपयों का लेन देन तो ही करते हैं। बैंक में जमा की गई धनराशि पर कुछ राशि का ब्याज के रूप में देता है, और जो हम जमा करते हैं उसके एवज में क्या हमको मिलता है, हमारे जमा की गई धनराशि पर कुछ ब्याज मिल जाती है। आइए आगे हम और कुछ इसके बारे में जानते हैं। देखिए बैंक में निम्नलिखित प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। हमारे बैंकों में क्या होती है कि निम्नलिखित प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। देखिए पहला आपके सामने है बचत खाता, है ना, जिसको कि सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। दूसरा है चालू खाता, जिसको कि करेंट अकाउंट बोला जाता है, चालू खाता। तो बैंकों में हम लोग कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं, बचत खाता, चालू खाता। तीसरा आपके सामने निश्चित अवधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, है ना, संचयी सावधि जमा। तो ये सभी कई सारे ऐसे इसके प्रकार हैं, अलग अलग तरह से ये बटी हुई है, सब में सब तरह का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है। आपके सामने अगला है लॉकर। ये सभी जो है सो
कोई भी जो हमको लगे उसके अनुसार से हम एक पसंद करके उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए आपके सामने इसी से संबंधित कुछ और भी बातें लिखी हुई है कि बैंक जो है एटीएम सुविधा भी प्रदान करते हैं तथा क्रेडिट व डेबिट कार्ड जारी करते हैं, है ना। बैंक क्या करती है, एटीएम की भी सुविधा प्रदान करती है, साथ साथ क्रेडिट व डेबिट कार्ड भी प्रदान करती है, जिनसे क्या होती है, जिनसे आप कभी भी और कहीं भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब आइए बैंक से संबंधित कुछ कार्य के बारे में समझते हैं कि बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। देखिए बैंकों का क्या कार्य है। खाता खोलना बैंकों का काम है, साथ ही जमा धनराशि की मांग होने पर चेक देना, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से पैसे वापस करना, जो हमारी धनराशि जमा हो चुकी है पहले से जो हमारे द्वारा बैंकों में, जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो बैंकों का क्या काम है, जमा की हुई राशि जब भी हम अपना मांग करते हैं तो होने पर क्या करती है, वो चेक या ड्राफ्ट आदि के माध्यम से पैसों को हमें वापस करना उनका काम होता है बैंकों का। ये आप पहले से भी जान रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ नया ऐसा चीज़ पढ़ने वाले हैं यहाँ या पढ़ रहे हैं। चलिए बस हमको हर एक चीज़ें हमको समझते चलना है। देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बैंकों के कार्य के बारे में कि जनता का धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना। हमने कई सारे योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा, चालू खाता के बारे में, है ना, बचत खाता के बारे में और भी आवर्ती जमा जो भी कुछ हम पढ़ रहे थे ऊपर में। तो कहीं ना कहीं किसी योजना के माध्यम से जब हम जुड़ते हैं तो जनता के द्वारा जो पैसे होते हैं वो वहाँ क्या करते हैं, जनता किसी एक योजना में सिलेक्ट होकर वो पैसे को जमा करता है। तो वही कहता है कि जनता का धन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमा करना बैंकों का काम होता है। चौथा है आपके सामने कि विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना, जैसे मकान, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण जिसको कि हम लोग होम लोन भी बोलते हैं, एजुकेशन लोन भी बोलते हैं, व्यक्तिगत लोन यानी कि पर्सनल लोन आदि, ये सभी काम होते हैं बैंकों का ऋण देने का। फिर अगला है बिना जोखिम के धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना बैंकों का काम होता है। जैसे देखिए उदाहरण में कुछ लिखा हुआ है, जैसे ड्राफ्ट आदि के द्वारा जो हम लोग बैंक का ड्राफ्ट बनाते हैं उसमें क्या होती है, हमारा जो पैसा होता है वो बिल्कुल पैसे कागज़ के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है, उसको बदल दी जाती है। अब वो पैसों को हम लोग क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं बिना जोखिम में डले हुए, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती है। जिसके नाम से वो ड्राफ्ट बना है फिर वही आदमी उस ड्राफ्ट को तोड़ सकता है। चलिए अब आपके सामने बैंक के बारे में कुछ और भी बातें हैं कि हमें बैंक खाता से क्या लाभ है ना, बैंक खाता से लाभ क्या है। तो देखिए बैंक में जमा रुपयों पर क्या मिलती है, ब्याज मिलती है। दूसरा, बैंक द्वारा रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, दूसरे स्थान पर भेजा वो मंगाया जा सकता है। आप देखे होंगे हम अपने पैसों को बैंक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज भी सकते हैं और कहीं से हम मंगवा भी सकते हैं। तो ये सभी कुछ ऐसे बैंकों का लाभ है जो हमें मिलता है बैंकों के माध्यम से। बैंक में रुपये रखने पर चोरी की संभावना नहीं रहती है। अगला है बैंक बचत करना सिखाता है। देखिए बैंकों में जब हम पैसा जमा करते हैं तो वो एक प्रकार का हमको क्या करती है, कहीं ना कहीं शिक्षा दे रही होती है कि पैसों का बचत कैसे किया जाए, वो हमको सिखाता है। अगला है बैंक में रुपये रखने पर लॉकर सुविधा भी प्राप्त होती है। अब बैंकों के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि भारतीय बैंक के बारे में कि भारतीय बैंक क्षेत्र मुख्य रूप से 4 हैं। जो हमारे भारत के जो बैंक हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा है विदेशी बैंक और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बैंक
चौथा है अन्य बैंक। देखिए, अब अगला टॉपिक है चेक। चेक के बारे में जानते हैं कि चेक होती क्या है। देखिए, बैंक में क्या होती है कि बैंक से रुपये निकालने के लिए जमा और चालू खाते वाले जमाकर्ताओं को चेक बुक दी जाती है। क्या मिलती है? जो ग्राहक होता है, जो अपने पैसे को जमा करता है अपने खाते में, उन जमाकर्ताओं को क्या मिलती है? चेक बुक दी जाती है, जिस पर लिखी धनराशि प्राप्त कर सकता है। अब उन चेक बुक पे हम जितना अमाउंट दर्शाएंगे कि मुझे इतना रुपया चाहिए, उस पे दर्शाना पड़ता है चेक बुक पे, तो उतना धनराशि, लिखी गई धनराशि हमें क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। कि यह राशि का हकदार वही होता है जिसके नाम पर चेक भरी जाती है। अब चेक के बारे में और भी चीज़ें जान लें। देखिए, परीक्षाओं में पूछा जाता है चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप टिक मारेंगे चेक 4 प्रकार के होते हैं। चेक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाहक चेक, दूसरा है आदेश चेक, तीसरा है रेखांकित चेक, चौथा है खुला चेक। देखिए, वाहक चेक के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लें कि इसको असुरक्षित चेक भी कहा जाता है। वाहक चेक असुरक्षित चेक होता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिस्क होता है पैसों का सुरक्षित नहीं रहने का, है ना। तो ये इसे असुरक्षित चेक भी कहा जाता है, वाहक चेक को। दूसरा है प्राप्तकर्ता का नाम लिखा होना। आदेश चेक में क्या होती है? प्राप्तकर्ता का, जो इस राशि को प्राप्त करेगा, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए आदेश चेक में। रेखांकित चेक में क्या होती है कि भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में होती है। रेखांकित चेक में क्या होती है कि जिसके नाम पे चेक है, भुगतान प्राप्तकर्ता के ही खाते में होगी, किसी दूसरे के खाते में नहीं होने वाले। और खुला चेक क्या होता है कि यह जो इस भुगतान बैंक की खिड़की से प्राप्त होता है, यानी जहाँ पे काउंटर होता है वहीं पे चेक को दिए और वो क्या करती है? वो पैसे हमको दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखी जाए तो चेक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, अब हम लोग जीवन बीमा के बारे में समझते हैं। आपके सामने अगला जो टॉपिक है वह है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। चलिए, जीवन बीमा विभिन्न योजनाएं के लिए ली जा सकती है। जीवन बीमा जो है विभिन्न योजनाओं के लिए ली जा सकती है, जैसे मृत्यु, असमर्थता, जब हम कमाने में जिस टाइम पे हम असमर्थ हो जाएं, नहीं कमा पाएँ, तो पहले से ही हम प्लानिंग लेकर के चलते हैं कि चलिए भाई, आने वाले टाइम पर अगर हमारे साथ कोई स्थिति होती है जब हम कमाने योग्य नहीं रहेंगे, मेरा शरीर काम नहीं करेगा, तो उस हिसाब से पहले ही उसका प्लानिंग लेकर के चलना पड़ता है कि चलो एक LIC करवा लेते हैं, है ना। या फिर कभी किसी प्रकार से हमारी दुर्घटनाएं हो जाती है, मौत हो जाएगी, फिर हमारे फैमिली को कौन देखने वाला है, उसके हिसाब से पहले हम सोच लेते हैं, वही उस ढंग से हमको प्लानिंग लेकर के चलना पड़ता है, एक LIC करवा लेते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं अपने सुविधा अनुसार कुछ ना कुछ ऐसा बचत के लेकर क्या करती है, अपना एक जरिया ढूंढता है कि कहाँ पे हम पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, या फिर चोरी हो गया, है ना, या दुर्घटनाओं एवं अन्य विपत्तियों में सुरक्षा के लिए क्या कराता है, लोग LIC कराता है, यानी जीवन बीमा कराता है। साथ ही पॉलिसी धारक को प्रीमियम पर आयकर में छूट दी जाती है। आयकर में छूट यानी जब वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या और कहीं किसी कामों से जुड़ी हुई है जहाँ पर कि उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, तो यदि अगर LIC वो करवाता है तो उसमें आयकर में उसको कुछ % छूट भी दी जाती है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। अब आइए जीवन बीमा के कुछ लाभ समझते हैं कि आखिर LIC करना क्यों ज़रूरी है, क्या लाभ है इससे। देखिए, बीमेदार की आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इससे ये लाभ है कि जब भी हम किसी अचानक
मृत्यु हो जाती है हमारी, तो हमारे परिवार वालों को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान मिल जाती है LIC कराने के बाद। आयकर से क्या मिलती है, छूट मिल जाती है, इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ बचत मिल जाती है, हमें कम पे करना पड़ता है। धन को सुरक्षित रखना, बचत का अच्छा साधन, बचत का यह एक अच्छा साधन है। साथ ही बच्चों के शादी विवाह आदि का प्रावधान। अगला है राष्ट्र निर्माण में सहायक। अगला है वृद्धावस्था में सुरक्षा। और फिर आपके सामने और भी कुछ बातें लिखी हुई है। लोन की भी सुविधाएं यहाँ पर मिलती है। अनिवार्य बचत अर्थात एक बार बीमा पॉलिसी लेने के बाद अनिवार्य रूप से बीमा की किस्त जमा करनी पड़ती है ना। तो ये सभी कुछ लाभ हो गए। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, कुछ इसके हानि भी हैं, इसके हानि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगला है जीवन बीमा की हानियाँ। देखिए इसमें होती क्या है कि इसमें पूंजी की तरलता नहीं होती है। यह उस व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है जिसकी आय सीमित है। देखिए जो हम लोग LIC लेते हैं तो वैसे व्यक्तियों के लिए ये ठीक नहीं है जिनकी आय सीमित है। अब वो जिनकी आय सीमित है वो तो अपना फैमिली मेंटेनेंस में ही पैसे को बिल्कुल खर्च कर चुके होते हैं, तो फिर वो अपना पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से जीवन बीमा में वो जमा कर पाएँ। देखिए वैसे लोग जो अकेला कमाने वाला है, तो अकेले कमाने वाले हैं और खर्चे फैमिली में ज़्यादा है, तो वैसे सारे लोग के लिए ये हानि ही साबित होगा। साथ ही देखिए अवधि पूरी होने से पहले यदि धन की आवश्यकता हो तो प्राप्त नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो LIC तो करवा लेते हैं, उसका कुछ टर्म कंडीशन होता है कि आपको इतने सालों के बाद ही पैसे मिल सकते हैं। इससे पहले अगर आप पैसे लेते हैं तो आपको पैसों में कुछ कमी हो सकती है, तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ कम मिलेगा ना, तो फिर आपको टर्म कंडीशन पूरा होने के बाद ही मिलेगा। और लोगों को क्या होता है कि जो उसमें टर्म कंडीशन का जो रहता है समय, उससे पहले ही उसको काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वैसे में लोग सोचना शुरू कर देता है चलो यार पैसा हम जमा कर दिए हैं तो अब पैसों को हम निकाल लें। तो वैसे स्थितियों में उसको पैसा जब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये चीज़ें हानि है। तो सोच समझ कर अपना करवाएं LIC। तो ये सभी क्या हो गए, इसके कुछ हानियाँ हो गई जीवन बीमा की। देखिए हानियाँ कहीं चल के नहीं आती है, वो हमारे सोचने के ऊपर, हम किस प्रकार से सोच रहे हैं उसी के ऊपर निर्भर करती है ना। तो इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। चलिए अब अगला टॉपिक है भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना, देखिए भविष्य निधि योजना के बारे में जानें। ये क्या है कि यह योजना केवल नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए ही होता है। इसमें जमा की जाने वाली राशि सीधे उसके वेतन से क्या होती है, काट ली जाती है। भविष्य निधि योजना में क्या होती है कि जो नौकरी करने वाले व्यक्ति होते हैं उसी के वेतन से क्या की जाती है, उसके पैसे कुछ काट ली जाती है और भविष्य निधि में जमा हो जाता है। साथ ही साथ जिससे क्या होती है कि व्यक्ति को बचत का अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ता है। अतिरिक्त का भार उठाना नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा उसको, क्योंकि उसके वेतन से ही पैसे कुछ ना कुछ कटते चले जाते हैं। अतिरिक्त पैसे उसको कहीं भरने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए भविष्य निधि में जो हम धन रखते हैं उसके क्या लाभ हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए धन, पहला बात तो धन की सुरक्षित, मेरा धन जो है सो सुरक्षित रहता है। दूसरी है कि धन जो है ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर अपने धन पर सरलता से ऋण उपलब्ध भी हो सकता है। हम अपने धन जब ज़रूरत पड़े तब हम वहाँ से लोन भी ले सकते हैं, है ना। साथ ही साथ भविष्य निधि में बचत करने से क्या होती है, बचत करने के लिए अधिक सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेतन से ही कुछ ना कुछ पैसे कटते चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है।
और ये हमारा भविष्य निधि में पैसे जमा हो जाते हैं। तो इसीलिए इसके विषय में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अब आइए कहीं ना कहीं साथ ही साथ हम, जैसा कि पिछले हर एक चीज़ों में हमने पढ़ते आ रहा है कि लाभ है तो साथ ही साथ उसके पीछे कुछ ना कुछ हानि भी है। तो भविष्य निधि के कुछ हानियाँ हैं, चलिए इसके बारे में भी जान लें। देखिए क्या होती है कि भविष्य निधि योजना में अधिक ब्याज नहीं मिलता है। अदर जगह पे अधिक ब्याज मिलता है, परंतु भविष्य निधि में अगर हम जमा करते हैं तो अधिक ब्याज नहीं मिलता है। साथ ही अवकाश प्राप्त करने के बाद इस पैसे की वापसी होने में अधिक समय लग जाता है। देखिए अगर हम छुट्टियों पे हो, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भविष्य निधि में सरकारी नौकरी से, जो सरकारी नौकरी वालों के लिए ये होता है, और उससे जो सरकारी वेतन से ही कुछ पैसे कटकर और ये आपका भविष्य निधि में पैसा जमा होता है। तो यदि अगर वो छुट्टियों पे हो, छुट्टी हो, तो फिर क्या होगा, उसके अनुसार से पैसे उनके माने टाइम उसका ज़्यादा लगेगा। फिर अवकाश प्राप्त करने के बाद इस पैसे की वापसी जो होगी, वापसी होने में अधिक समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।